चलिए ध्यान दिया जाए। कल के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वांट ऑफ फैक्टर, यही ना पढ़ रहे थे। तो वांट ऑफ फैक्टर जो था उसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है। हम लोग बताए थे कि आई जो है ये हम लोगों को एक ऐसा नंबर है, आई एक ऐसा नंबर है जिस नंबर को अगर कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में गुना कर दिया जाए, नहीं तो वो कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी में गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगा। नहीं तो आई ये जो नंबर है इसको कैसे निकालेंगे, नहीं तो इसको निकालने के लिए दो केस में निकालने के लिए तरीका होता है। एक होता है वियोजन के केस में। तो कल हम लोग वियोजन के केस में आई का फॉर्मूला निकाले थे। वियोजन के केस में आई का फॉर्मूला हम लोग को आया था आई इज इक्वल्स टू 1 + n - 1 अल्फा। आया था कि नहीं आया था? आया था। जहां पर हम लोग देखें अगर तो जो n होता है ये n होता है नंबर ऑफ आयंस। n क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस। और अल्फा जो होता है ये होता है विखंडन अंश। बताया गया था। ठीक है। विखंडन अंश की बात करें तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। विखंडन अंश जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग कल पढ़ाए थे कि विखंडन अंश यानी अल्फा का मतलब होता है कि 1 मोल अभिकारक में से जितना मोल अभिकारक खर्च होता है उसी को अल्फा कहते हैं, ऐसा बताया गया था। अब प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए हम लोग अल्फा का मान निकाले थे। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए जब अल्फा का मान निकाले थे तो वो वैल्यू हम लोग को आया था 1। ध्यान रखना है। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान 1 से कम, ऐसा बताया गया था। नहीं अब ध्यान देते हैं, देखो तो देखा जाए। हम लोग को देखना है इसमें आई का फॉर्मूला वियोजन के लिए हम लोग पढ़ लिए थे, पहले उसको हम लिख रहे हैं। वियोजन वियोजन के केस में आई का सूत्र। तो वियोजन के केस में आई का सूत्र आप कल पढ़े हुए थे। देखा जाए आई इज इक्वल्स टू 1 + n - 1 अल्फा। यही फॉर्मूला हम लोग कल आपको पढ़ाए थे। यहां पर जो आपका n था, इस n का मतलब था नंबर ऑफ आयंस यानी आयनों की संख्या। ध्यान रखना है। और यहाँ जो अल्फा था, इस अल्फा का मतलब था विखंडन अंश, यही था। नहीं, विखंडन अंश की बात करें तो विखंडन अंश में दो बातें हम लोग पढ़े थे कि अगर प्रबल वैद्युत अपघट्य है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो इसके लिए अल्फा का मान 1 होता है। और वही अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, ध्यान रखना है। तो अल्फा के लिए हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रबल केस में भी और दुर्बल केस में भी। अब आई का वैल्यू जो है वो हमको देखना है प्रबल वैद्युत अपघट्य केस में, और आई का वैल्यू दुर्बल वैद्युत अपघट्य के केस में। चलो, तो अगला पॉइंट हम लोग का यहाँ से आता है। अल्फा तो सीख चुके हम लोग। अब हम लोग को यहाँ से देखना है आई का मान प्रबल
वैद्युत अपघट्य केस में। चलो, तो तुमको देखना है आई का मान प्रबल वैद्युत अपघट्य के केस में, समझो। देखा जाए, अब प्रबल वैद्युत अपघट्य लिखा हुआ है, तो यहां से ये तो हम लोग क्लियर है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान 1, कितनी बार देख चुके। कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य का एग्जांपल लिए NaCl। अब NaCl को जब हम लोग पानी में डालेंगे, H2O में डालेंगे, तो ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस। तो एक NaCl कितना आयन प्रोड्यूस कर रहा है? 2 आयन। तो यहाँ पे आयन बराबर कय को हो गया? 2। इसका मतलब N का वैल्यू कितना आएगा? 2। चलो, I का फॉर्मूला वियोजन केस में बताया गया है 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। तो I का वैल्यू निकालते 1 प्लस N का मान कितना? 2। तो यहाँ से 2 माइनस 1 अल्फा। तो I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और NaCl प्रबल वैद्युत अपघट्य है कि दुर्बल? प्रबल है ना। तो प्रबल है, तो इसके लिए अल्फा का मान कितना? 1। तो यहाँ पे अल्फा का मान 1 रखेंगे, तो आई का वैल्यू कितना आ गया? आएगा नहीं? तो आई का वैल्यू तुमको ध्यान से देखो कि तुमको 2 आ गया। और यहाँ देखो नंबर ऑफ आयंस का वैल्यू भी कितना है? 2 है। नहीं, तो जो आई का वैल्यू आया वही नंबर ऑफ आयंस का वैल्यू है, वही आई का वैल्यू है कि नहीं है? कोई और एक चेक कर लो। चलो, जैसे H2O4 ले लिए। अब H2O4 को अगर तुम पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा। कौन सी में? टूटेगा। ये 2 गो H प्लस आ एगो SO4 2 माइनस, आयन कय गो? N का मान कितना? I का मान निकालते 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस N का मान कितना? 3 माइनस 1 अल्फा। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा। I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1, कितना आएगा? 3। I का मान कितना आया? तो I का मान 3, और नंबर ऑफ आयंस का वैल्यू भी कितना? 3। दोनों वैल्यू सेम है कि अलग अलग? तो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिमाग लगाना है आई के फॉर्मूला में? नहीं, सीधे सीधे H2SO4 भाई मालूम है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य है। और अगर ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो जितना आयन का संख्या होगा उतना ही आई का मान होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग को ये आया, यहाँ से सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम लोग को ये आया, ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट हम लोग को ये आया कि प्रबल वैद्युत अपघट्य केस में, प्रबल वैद्युत अपघट्य के केस में आई का मान बराबर आयनों की संख्या, आई का मान बराबर आयनों की संख्या, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो यहां से हम लोग देखें अगर, तो यहां से हम लोग को आ गया कि आई का मान क्या चीज के बराबर हो जाएगा? आयनों का संख्या। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में उतना कोई दिमाग लगाना नहीं है, नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बस आयन निकालने आना चाहिए। अब कोनो गधा को अगर आयन निकालने नहीं आएगा तो आई का मान कहाँ से निकालेगा? बुझा रहा है? तो आयन निकालने आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कल हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे, अब Al2SO4 का होल 3, मान लो हम ये कह दिए कि भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य है। नहीं, तो इसके लिए कोई पूछे कि आई का मान बताओ, कोई कह दिया कि ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ऐसे होता है ये दुर्बल? नहीं, लेकिन प्रबल है, तो इसके लिए आई का मान बताओ कितना होगा? 5। अब 8 काहे बोल रहे हैं? 3 गो Na और 2 गो Na, हई सब मत जोड़ लीजिएगा।
अल्युमिनियम सल्फेट, तो सल्फेट है 3 गो, अल्युमिनियम है 2 गो, तो 3 2 5, तो आई का मान 5, क्योंकि 5 आयन टूटेगा ये, तो जितने आयन में टूटेगा उतना ही आपका आई का मान होगा। जैसे आप लेते हो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, नहीं, और इसको बोल दिया कि ये प्रबल वायु तब घटे है, बोल दिया तब ध्यान रखना है, नहीं बोले तो मत मान लीजिएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको आई का मान पूछे तो 2 क्लोरीन आयो कैल्शियम कितना आएगा 3। बोलो दिक्कत है? तो इस तरह से निकाल सकते हैं कि नहीं? निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। तो नॉर्मल आपको देखिएगा ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, कुछ भी दे देगा, HNO3 के लिए आई का मान बताएं, तो HNO3 तो हाइड्रोजन नाइट्रेट है, तो 4 2 H प्लस NO3 माइनस 2 आयन प्रोड्यूस करेगा वो, तो 2 आयन प्रोड्यूस करेगा, तो निश्चित रूप से आई का मान भी कितना होगा 2। ध्यान रखना HCl के लिए आई का मान 2 होगा, H प्लस Cl माइनस आयन 2 गो होता है, तो आई का मान भी कितना होगा 2 होगा। बहुत कॉमन सी बात है, दिक्कत है? चलो, अब दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए आई का मान निकालना है, किसके लिए? दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए आई का मान। देखा जाए तो अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, इसके लिए हमको आई का मान निकालना है, तो पहला बात तो हम जानते हैं कि इसके लिए अल्फा का मान 1 से ज्यादा कि 1 से कम, 1 से कम, नहीं, अब 1 से कम का मतलब 0 नहीं, ध्यान रखना 0 से बड़ा है, नहीं, यहाँ लिखिए देना, ठीक है, 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे कोई दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले लो, CH3COH तुम ले लिए, और इस CH3COH को देखा जाए तो हम लोग यहाँ से ले लिए CH3COO माइनस, अब प्लस में क्या H प्लस, ये ले लिए, ठीक है। अब इसके लिए तुमको आई का मान निकालना है, ठीक है। तो जब भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य देगा ना, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा, नहीं, अब ये इन्फॉर्मेशन तुमको क्या दिया कि CH3COH 80% वियोजित होता है, 80% वियोजित होता, 80% वियोजित होता है, ऐसा तुमको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। 80% वियोजित होता है, तो आई का मान ज्ञात करें, आई का मान ज्ञात करें, ये दे दिया गया। तो देखो, तो 80% वियोजित होता है, यानी 80% खर्चा होता है, नहीं, तो इसका मतलब होता है कि 100 में 80 खर्चा होता है, नहीं, यहाँ पर इसका मतलब अगर लिखें 80% जो लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर लिखना चाहें तो इसका मतलब हुआ कि 100 में 80 क्या होता है खर्च होता है, तो 100 में 80 खर्च होता है, नहीं, तो इसलिए 1 में कितना खर्च होगा 80/100 खर्च होगा कि नहीं होगा? होगा, काटेंगे तो कितना आएगा 0.8, तो इतना खर्च होगा, तो ये जो 0.8 आया, ये कौन सी का मान आ गया? अल्फा का मान, क्योंकि अल्फा का मतलब बताया गया था कि 1 में जितना खर्चा होता है, तो ये क्वेश्चन में दिया कि 80% वियोजित होता है, तो हम लोग क्या किए 100 में 80 खर्चा होता है, तो 1 में कितना खर्चा होगा निकाल लिए, 1 में जितना खर्चा होता है उसी को अल्फा कहते हैं, नहीं, तो 1 में जितना खर्च होता है वो निकाल लिए, तो अल्फा का मान निकल गया कि नहीं निकल गया? निकल गया। अब अल्फा का मान निकल गया भाई, अल्फा का वैल्यू आ गया 0.8, इतना में दिक्कत, ठीक है। अब हमको क्या लगाना है, आई का फॉर्मूला लगाना है, तो अगर हम लोगों को आई का फॉर्मूला लगाना है इस केस में, तो लगा लेंगे, ध्यान रखना है आई का फॉर्मूला हमारे पास है, आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा, है कि नहीं है?
तो यहाँ से लिखेंगे I इज इक्वल्स टू 1 प्लस n, मतलब नंबर ऑफ आयन्स कय गो है, 2 गो, 2 आयन टूट रहा है तो क्या लिखेंगे 2 माइनस 1, और अल्फा का मान तो है आपके पास 0.8, तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई बच क्या गया 0.8 बराबर क्या आ गया 1.8। तो यहाँ पर आप देखो तो CH3COH के आयनों की संख्या कितनी थी, 2। यहाँ पर आप इसको तोड़े तो आपको मालूम चला ना भाई कि आयन्स कय गो थे, 2, यानी n का मान कितना था 2। नहीं तो क्या आयनों के संख्या के बराबर आया है कि उससे कम आया है, कम आया है। तो हमेशा ध्यान रखना होगा क्या कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य केस में I का जो मान होता है वो आयनों के संख्या से थोड़ा सा कम होता है, आयनों के संख्या से थोड़ा सा कम होता है, ऐसे बोलना है बस मेरा है। ऐसा नहीं बोलना है कि I का मान 1 से कम होता है, I का मान इतना से कम होता है, नहीं, आयनों के संख्या से थोड़ा सा कम होता है। आयन 2 गो है तो I का मान 1.8 आया, आयन 5 गो होता नहीं तो I का मान 4 पॉइंट समथिंग आता। मेरा बात समझ में आ रहा है, नहीं तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया, यहाँ से हम लिख सकते हैं नहीं क्या भाई कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य केस में, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य के केस में, दुर्बल वैद्युत अपघट्य केस में I का मान, I का मान आयनों की संख्या से, आयनों की संख्या से थोड़ा सा कम होता है, ध्यान रखना। यानी अगर आयन 2 है तो I का मान 1.5, 1.6, 1.7 आएगा। हैं फैक्ट बात है भाई, फॉर्मूला ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर 1 प्लस समथिंग, तो 1 प्लस समथिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 1, बस में आ रहा है। तो ये पॉइंट तो हम लोग को ध्यान रखना ही है। चलिए तो ये बात समझ गए, इतना में दिक्कत नहीं ना है। चलिए यानी ये बात समझ में आ गया कि हम लोगों का वियोजन के केस में, वियोजन के केस में I का मान हमेशा 1 से हमेशा 1 से ज्यादा होगा। वियोजन के केस में I का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा। नहीं, प्रबल वैद्युत अपघट्य, प्रबल वैद्युत अपघट्य के केस में या दुर्बल वैद्युत अपघट्य के केस में, या दुर्बल वैद्युत अपघट्य के केस में, बोलो दिक्कत है इसमें। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि I का मान, वियोजन का केस अगर दिया हुआ है नहीं तो I का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, चाहे वो प्रबल वैद्युत अपघट्य हो चाहे वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो, दोनों केस में I का मान जो होगा वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। हाँ ये जरूर है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य केस में I का जो मान होता है वो आयनों के संख्या के बराबर होता है, नहीं, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य केस में I का मान आयनों के संख्या से थोड़ा सा कम होता है। बस यही ध्यान रखना है, नहीं ध्यान रहेगा, भगवान करे कैसा रहे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब संयोजन का केस हम लोग को देखना है। अगला हम लोग का आता है संयोजन के, संयोजन के केस में I का सूत्र, चलो भाई संयोजन के केस में I का सूत्र, यही आपका लास्ट टॉपिक है सॉल्यूशन का। संयोजन के केस में I का सूत्र, बहुत राहत की सांस मिल रही नहीं, बहुत लंबा चैप्टर है भाई। चलिए अब ऐसे खत्म करने के लिए 4-5 क्लास में ही खत्म हो जाता है। क्रैश कोर्स में आप पढ़िएगा देखिएगा 3-4 क्लास में खत्म हो गया है, नहीं तो वैसे भी खत्म होता है।
और देखिए क्रैश कोर्स वाले में ये जरूर कीजिएगा कि आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है, आपको उसको बढ़ा बढ़ा के देखना है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है, आप उसको बस अपने कॉपी में टिक आउट कर लेना है। नहीं, और जब भी कॉपी रिवीजन करेंगे बोर्ड एग्जाम के समय, उस समय उसी टॉपिक्स को रिवीजन करेंगे, नहीं क्योंकि उसी से क्वेश्चन आता है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो उसको आप टिक आउट कर लेंगे और टिक आउट करके आप उस समय जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तो उतना ही टॉपिक को बस रिवाइज कर लेंगे, उतना ही पढ़ लेंगे, बोर्ड में काम चल जाएगा। बस मेरा उतना ही से क्वेश्चन आता है, उससे आगे से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। अब चूंकि हम लोग यहाँ जब पढ़ते हैं तो पूरा एलोबरेट ढंग से पढ़ते हैं, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग से बने, इसलिए ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन बोर्ड के लिए पढ़ेंगे तो उतना ही पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अब उतना जो पढ़ाया गया है शॉर्ट तरीके से, वो उसी बच्चे को भी समझ में आएगा जो बच्चा पहले से डिटेल पढ़ा हुआ है। जैसे आप 30 क्लास 40 क्लास मान लो सोल्यूशन पढ़े, आप नहीं 40 क्लास अगर आप सोल्यूशन पढ़ रहे हो तो आप पूरा एक एक बात को तोड़ तोड़ के समझ गए। अब आपको कोई कितना ही फास्ट पढ़ाएगा विलियन ना, नहीं तो आपको ऐसा नहीं हो कि समझ में नहीं आएगा, आपको सब बात समझ में आएगा, चाहे कितना भी कोई उड़ा के पढ़ाए, नहीं आप सब बात समझ जाइएगा। फैक्ट बात है। तो वही है कि पहले आप स्लोली पढ़ लिए डिटेल से। देखा जाए संयोजन के केस में आई का सूत्र, अब देखो तो जैसे हम यहाँ से ले रहे हैं CH3 COOH, ठीक है। अब CH3 COH ले लिए, यहाँ पर इसका लिए हुए हैं 2 मोल, और इसको जब बेंजीन सॉल्वेंट में डाला गया C6H6 को, तो ये हो गया ऐसे CH3 COOH का होल ट्वाइस। बात समझ में आ रहा है? अभी ये कितना मोल है और ये कितना मोल है? 1 मोल है। ध्यान रखना, इसके आधार पे मोल डिसाइड नहीं होता है बाहर, यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पर इसके आगे 2 मोल है, यानी यहाँ पे कणों की संख्या 2 है, लेकिन बिलियन के अंदर जाने के बाद कणों की संख्या 1 हो गई, यानी कण जो बाहर अलग अलग थे बिलियन में जाने के बाद सट गए, बिलियन जाने के बाद क्या हो गए? सट गए। तो यहाँ पर 2 और वहाँ पर 1। ठीक है। चलो अब यहाँ पर तुम ध्यान दोगे तो इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब हुआ कि अगर 2 मोल ये खर्चा होगा, अगर ये 2 मोल खर्चा होगा तो ये 1 मोल बनेगा, ये 2 मोल खर्चा होगा तो ये कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा। नहीं यानी कि ऐसा ना 2 और 1, अच्छा जितना ये खर्च होगा उसका आधा ये बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं, जितना ये खर्च होगा उसका आधा ये बनेगा। तो उसी चीज को हम लिख रहे हैं। अब हम इसको मान लिए कि इसका स्टार्टिंग मोल का मतलब होता है शुरू का मात्रा, शुरू का मात्रा हम इसका मान लिए कि मान लो ये 1 मोल है। अभी इसको बेंजीन नहीं डालें तो कितना है? 0। अब यहाँ लिख रहे हैं खर्च हुई मात्रा, नहीं तो 1 मोल में से हम मान लें कि अल्फा खर्च हो गया, तो अगर इसका अल्फा खर्च होगा तो ये कितना बनेगा? α/2, जितना खर्चा होगा उसका आधा ये बनेगा। तो हम ये माने कि इसका अल्फा खर्च हो रहा है तो यहाँ बने कितना? α/2 मोल बनेगा। इतना में दिक्कत? अब हम यहाँ लिखा हुआ है बचा हुआ मात्रा, कितना बचा? तो 1 था, अल्फा खर्च हुआ तो 1 माइनस अल्फा, यहाँ पर तो यही बच जाएगा α/2। दिक्कत है? दिक्कत नहीं ना है? नहीं, अब ये भी दिक्कत होता है, कल को बच्चा को पूछ रहा है कि सर 1 था उस समय 0 था, अल्फा खर्च हुआ तो α/2 बना, 1 माइनस अल्फा बचा तो यहाँ भी 1 माइनस अल्फा ना बचेगा, बुझ रहा है? नहीं वह हमने बोल रहा है कि यहाँ भी तो 1 माइनस अल्फा ही बचेगा, यहाँ पे आप कैसे 1 माइनस अल्फा बचा, यहाँ पर α/2 बच गया, बुझाता है ना आप लोग को? नहीं ये बन गया है, α/2 बन गया है तो α/2 ही बचेगा, जितना बच गया है उतना ही बचेगा। ठीक है। चलो अब आई का मान निकालना है, तो आई का फॉर्मूला बोला गया है, आई का फॉर्मूला अगर वियोजन के केस वाला याद करो आई का फॉर्मूला, तो उस केस में कहा गया था विलय कणों की संख्या वियोजन के बाद। अब यहाँ पर वही आई का फॉर्मूला तुम बोलोगे तो यहाँ बोलोगे आई का फॉर्मूला विलय की संख्या, विलय कणों की संख्या संयोजन के बाद, क्या बोलेंगे? संयोजन के बाद बट्टा नीचे बोलेंगे विलय कणों की संख्या संयोजन के पहले, विलय कणों की संख्या संयोजन के पहले। बोलो इतना में दिक्कत है? तो विलय कणों की संख्या एक बोला गया संयोजन के बाद, तो चलो भाई संयोजन के बाद अब कितना कण बचा हुआ है? CH3 COH बचा हुआ है 1 माइनस अल्फा, यहाँ लिखें 1 माइनस अल्फा, ये कितना बचा हुआ है? तो प्लस α/2 यही बचा हुआ है, बट्टा
संयोजन के पहले यानी ये प्रक्रिया होने के पहले CH2COH का कितना अमाउंट था 1, तो यहाँ से 1 रख दिए। I इज इक्वल्स टू हमको आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। सॉल्व किए तो आ गया 1 माइनस अल्फा बाई 2। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा नहीं, अल्फा में से अल्फा बाई 2 घटा दिए तो कितना आ गया 1 माइनस अल्फा बाई 2। इतना में दिक्कत है। तो CH3COH के लिए आपको I का फॉर्मूला आ गया I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। इसके लिए आ गया CH3COH के लिए। तो ऐसा ही हो सकता है कि जनरलाइज्ड फॉर्मूला भी आता होगा। नहीं तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऐसे ही बना लेते हैं। देखो चलो यहां से देखा जाए तो हम लोग कहा गया कि संयोजन के केस में I का जनरलाइज्ड फॉर्मूला I के संयोजन के केस में I का जनरलाइज्ड सूत्र नहीं, जनरलाइज्ड फॉर्मूला सामान्य सूत्र क्या होगा ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। देख लो ये फॉर्मूला बिल्कुल हम इससे मिलता जुलता बनाए हैं। ध्यान से देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 यहाँ था आया है नहीं, तो हम भी तो वही किए हैं, बस फॉर्मूला को जनरलाइज्ड फॉर्मूला वही किए हैं। देख लो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। नहीं, अब अगर दो कण आपस में सटेंगे तो n का मान 2 रखना, अगर 3 गो कण आपस में सट जाए तो n का मान 3 रखना, 4 कण सट जाए तो n का मान 4 रख देना। परेशानी है? ठीक है चलो, तो यहां से ये हम लोग का आया जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ये आ गया तुम्हारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला। ठीक है, अब ध्यान रखना है अल्फा का मतलब तो तुम जानते हो। अब यहां पर विखंडन नहीं, संयोजन अंश। और n का मतलब हुआ कितने कण आपस में सट गए। ध्यान रखना, अगर 2 कण सट गए तो n का मान 2, 3 कण सट गए तो 3। नहीं, यानी कि संयोजित कणों की संख्या कितने कण आपके संयोजित हुए उनकी संख्या यहाँ लिख दीजिएगा। परेशानी है? नहीं, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो I इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n आप लगा सकते हैं। अब संयोजन का फॉर्मूला ध्यान से तुम देखोगे तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, उसमें था 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, यानी 1 में कुछ जोड़ रहे थे तो अब वियोजन वाला फॉर्मूला आ रहा था, और यहाँ 1 में से हटा रहे हैं। तो याद रखना होगा कि संयोजन के केस में I का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से क्या आएगा, कम आएगा। नहीं, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि संयोजन के केस में संयोजन के केस में I का मान हमेशा 1 से कम होता है। नहीं, तो I का मान देख लो 1 से कम है कि नहीं है। 1 में से कुछ घटाएंगे तो वैल्यू 1 से कम ही ना आएगा कि 1 ज्यादा आएगा, कम आएगा। तो 1 से कम आ गया तुमको, बोलो इतना में दिक्कत है किसी को भी? तो यहाँ से चैप्टर आपका समाप्त हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस को आपको बना लेना है। बस मेरा जितना भी आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन है विलियन का, हाँ कुछ बनवाए हैं, जो भी बच गया तो जो भी बच गया है उस सबको आपको बना लेना है। साथ साथ एक्सरसाइज बुक के जो चैप्टर में पढ़ते हैं, चैप्टर के बीच बीच में भी एनसीईआरटी क्वेश्चन रहता है, उन सभी क्वेश्चंस को भी आपको बना लेना है। देखिए इस चैप्टर पे पूरा समय दे के हम लोग पढ़े हैं। नहीं, तो जो लोग रेगुलर क्लास किए हैं वो लोग इग्नोर मत कीजिएगा, एनसीईआरटी पूरा पूरा बनाइएगा। मेरा बात ध्यान समझिएगा, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं, आप उसमें जान जाइएगा कि आपका 100% एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठता है। ध्यान रखना है, नहीं उसी लेवल का क्वेश्चन रहता है, उसी बेस पे क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आपको समय अगर हो
मान लीजिए समय नहीं भी हो तो ही कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपको, मेरे हिसाब से हम आपको जो भी चैप्टर पढ़ाते हैं उसे पूरा देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी का ढंग से पढ़ा दिए, एक एक लाइन आपका एलोबरेट कर दिए हैं। फिर भी अगर आपके पास समय हो तो एक बार जरूर एनसीईआरटी रीडिंग कर जाइएगा। पास में आ रहा है? रीडिंग मतलब नहीं होता है कि बैठे हुए एक बार देख लेते हैं, ऊपर ऊपर देख लेते हैं कि हाँ सब पॉइंट पढ़ लिए ना, कि कोई पॉइंट छूट गया। ठीक है, तो आपको एक बार ऐसे अपने से रीडिंग कर लेना है। अगर कोई पॉइंट बाई चांस हमने छूट गया हो तो उसको रिमाइंड कर दीजिएगा, हम उसको पढ़ा देंगे। ठीक है, दिक्कत है? तो पहला काम क्या हुआ? एनसीईआरटी क्वेश्चन आप बना के लाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग मंडे को आपका चेक करेंगे। ठीक है, कल आपका क्लास बंद है, कल आपका क्लास बंद है। क्लास का मतलब पूरा इंस्पेक्शन बंद रहेगा। बस में आ रहा है? आपका पूरा इंस्पेक्शन, फिजिक्स बंदी है, इंग्लिश बंदी है, हिंदी बंदी हो गया है। बस में आ रहा है? ठीक है, तो मैथ और केमिस्ट्री है, तो मैथ और केमिस्ट्री आपका कल बंद रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को समय मिल रहा है, बस में आ रहा है? इस समय में भरपूर बैठ के आराम से उसको बनाना है, पहला काम। दूसरा काम, कल क्लास बंद है लेकिन कल ऑनलाइन क्लास चलेगा। यानी कल हम लोग, तो देखिए जो ऑनलाइन क्लास में जो चैप्टर जो चलते हैं ना वो एकदम इजी चैप्टर रहते हैं, उन चैप्टर में कोई जान प्राण नहीं रहता है। तो कल हम लाइव क्लास पढ़ेंगे। नहीं, दैनिक जीवन में रसायन हम कहे थे ना, नहीं उस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। उस चैप्टर में बस बताया गया है कि दवाई किसे कहते हैं, औषधि किसे कहते हैं, दवाई और औषधि में क्या अंतर है, नहीं दवाई क्या क्या काम करता है, बस में रहे कौन कौन सा दवाई बढ़िया है, बस है कौन कौन सा दवाई खतरनाक है। तो यही सब पढ़ना है, तो कहानी की तरफ बस आपको सुनना है, बस में आ रहा है? तो आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको सब समझ में उसमें आएगा। बात समझ में आ रहा है? आए? कल चलेगा, हमारे टाइम फिक्स नहीं है, हमको जब टाइम मिलेगा हम आपको मैसेज कर देंगे, आधा घंटा पहले बट अरे बोल ही रहे हैं तले बेचैन कि टाइम हो गया है, टाइम है ना 6 मिनट। ध्यान दीजिए, तो इस तरह से क्या करना है आपको कि आपको कल के लाइव क्लास में जुड़ना है। ठीक है, तो उसमें उसके लिए आपको कोई प्रेशर नहीं है, आप आसानी से उसको पढ़ लीजिएगा। हम बोल रहे हैं कि 2 इजी चैप्टर है, बस में आ रहा है, लेकिन छोटा चैप्टर है। हम लोग मुश्किल से 3-4 क्लास पढ़ेंगे ना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो जो छोटे छोटे चैप्टर हैं उनको हम लोग ऑनलाइन खत्म कर चलेंगे आसानी से, बस में आ रहा है? रिकॉर्डेड नहीं डालेंगे, बहुत लोग बोलेंगे रिकॉर्डेड में तो नहीं होता है कि तनी बोरिंग लगता है, नहीं तो लाइव ही चला देकर पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, एक चीज। ठीक है, दूसरा चीज एक बात और से बताना चाहते हैं, जैसे मतलब नहीं होता अभी ऑनलाइन कोर्स का ट्रेंड चला हुआ है, नहीं तो हम भी अपना एक ऑनलाइन कोर्स जो है, जैसे आप लोग लें, जो लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए नहीं है, नहीं ऑनलाइन कोर्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं 4-5 दिन के अंदर एक ऑनलाइन कोर्स हम भी लॉन्च करेंगे, नहीं जिसका कैसे मिनिमम कॉस्ट में स्टार्ट हो रहा है, तो इसे मिनिमम कॉस्ट में स्टार्ट रहेगा। ठीक है, उसमें डेली एक लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, मतलब उसमें डेली लाइव क्लास चलेगा, तो जो बच्चे मतलब कोई जुड़ना चाहता हो, नहीं आपके कांटेक्ट में कोई हो जो यहाँ नहीं आ पा रहा है, गांव पे ही रहता है, नहीं आपको लगता है कि हाँ इस सर तनी ठीक पढ़ाते हैं, नहीं इनका पढ़ाई समझ में आता है, कोई और भी पढ़ सकता है इनसे, नहीं तो वो बच्चे भी हम लोगों से जुड़ सकते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक कोर्स स्टार्ट होने वाला है, हम कोशिश करेंगे इसे, आज हम लोग का शायद 15 तारीख है, तो 14 है, तो 20 तारीख के आसपास में उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम उसमें कुछ कंटेंट ऐड कर रहे हैं। कंटेंट का मतलब क्या क्या ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कुछ वीडियोस में रिकॉर्डेड हैं जिनको हम उसमें अपलोड कर रहे हैं, कुछ हम लोग उसमें क्या करेंगे रेगुलर उसमें लाइव क्लास चलाएंगे, रेगुलर 1 घंटे का लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, हम उसमें अभी से ही पीडीएफ डाल रहे हैं, पीडीएफ का मतलब जो नोट्स होगा वो सब नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अभी हम उसमें स्टोर कर देंगे, ताकि जो बच्चा खरीदेगा वो जिस चैप्टर को पढ़ेगा उसका पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, तो एक तो वीडियो हो जाएगा उसके पास, एक उसको पीडीएफ मिल जाएगा जिसको आप वो डाउनलोड कर सकता है। नहीं दूसरा चीज, जैसे हम लोग डीपीएस आपको बोल रहे थे और डीपीएस अभी नहीं दे पा रहे थे, नहीं लेकिन अब उसको भी हम तैयार करना शुरू कर दिए हैं, तो डीपीएस आप लोग को भी मिलने लगेगा, और जो क्लास में डीपीएस आपको दिया जाता है वही डीपीएस उस पर भी अपलोड रहेगा। यानी हर एक टॉपिक के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस को वो वहां से अपना अपलोड करके क्वेश्चन बना सकता है, और लाइव क्लास में उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे डील करेंगे, तो वो आपके लिए भी फायदेमंद है। आपको खरीदना नहीं है, हम पहले बोल रहे हैं भाई, ठीक है, आपको वो कोर्स नहीं खरीदना है। हाँ उसमें आप जुड़ सकते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं, आप उसमें क्लास कर सकते हैं, बस में आ रहा है? हाँ, अब उसमें कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि वो तो कोर्स है, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा वो बोलेगा पे, जो भी उसका पैसा रहेगा, बस समझ में आ रहा है? तो उसका तरीका है, क्या तरीका है, जैसे मान लीजिए हम
900 रुपया या 1000 रुपया उस कोर्स का चार्ज रखे, मिनिमम चार्ज ही रहेगा, ज़्यादा चार्ज नहीं है, नहीं लेकिन मेहनत है उसमें, ठीक है। तो 1000 रुपया मान लो चार्ज है। तो जो भी ऑफलाइन का बच्चा होगा उनको अगर उसमें जुड़ना होगा, नहीं तो उसका दो ऑप्शन है। जैसे आप उसमें अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसमें जुड़कर आपको क्या करना है कि 1000 में वो कोर्स पे करना है और खरीद लेना है। और खरीद के जैसे ही आप खरीदते हो आपको काउंटर पर से वो 1000 रुपीज़ ले लेना है, यानी अपना पैसा वो रिफंड करा लेना है। बस में रहा, यहाँ पर वो अलाउड रहेगा। तो जैसे आप खरीदोगे आप उसमें ऐड हो जाओगे और वो पैसा आपका रिफंड हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ उसमें मिल रहा है उसमें आप जुड़ के भी पढ़ सकते हैं। फायदा उसमें क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर हम लोग जब वीडियो देखते हैं ऐप पर तो बहुत सारा नेट गायब हो जाता है, बहुत सारा नेट खा जाता है, ये खा जाता है। नहीं, तो ये जो हम लोग बैच में पढ़ाते हैं लाइव क्लास, उसमें फैसिलिटी नहीं है, उसमें आपको वीडियो क्वालिटी डाउन करने का फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जो हम लाइव क्लास लेते हैं उसमें फैसिलिटी रहता है, आपको वीडियो डाउनलोड क्वालिटी डाउन करने का फैसिलिटी रहता है। तो जैसे ही आप उस कोर्स को खरीदेंगे, मेरा बात समझ में आ रहा है, जैसे ही उस कोर्स को आप खरीदेंगे, उस कोर्स में आप जैसे इंटर करेंगे हम लोग उसी कोर्स में लाइव क्लास पढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो उस कोर्स में अगर लाइव क्लास पढ़ाएंगे तो आप क्वालिटी डाउन कर सकते हो। उस कोर्स में या क्या फैसिलिटी है, जैसे आप बोलते हो कि सर हम लोग वीडियो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, नहीं उस कोर्स में वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो, उस कोर्स का आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो जो फैसिलिटी हम लोग को बैच में नहीं दे रहा है ऐप वाला, वो कोर्स में दे रहा है, नहीं तो आपका पैसा तो लग नहीं रहा है। मेरा बात समझ में आ रहा है? आपको वो पे करना है 1000 रुपया, और जैसे ही आप जुड़ जाओगे वो शो करेगा कि आप जुड़ गए हो इसमें, नहीं वो 1000 रुपया आपको रिटर्न बैक ले लेना है, ठीक है। हाँ बता दें, 1000 से थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा लगे, जैसे 1026 रुपया लगे, टैक्स लगता है। जो भी आप पैसा अर्न करते हो ऑनलाइन उसका टैक्स ऑनलाइन कटता रहता है, तो 26 रुपया टैक्स लगेगा। तो अगर 26 रुपया टैक्स लगे तो वो मांगने नहीं पहुंच जाना है, बुझा रहा है ना? उतना बुझना है कि सर को डोनेट कर दिए, ठीक है। तो वो 26 रुपया 25 रुपया जो एक्स्ट्रा लगे वो मांगने नहीं पहुंच जाना है। आप उसमें जुड़ेंगे और जुड़ के उसमें जो भी आपका पेमेंट होगा वो काउंटर से आप ले लेंगे, ठीक है। तो 20 तारीख के आसपास में हम लोग करेंगे, तो आप लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं, फायदा है जुड़ने से, ठीक है। चलिए।